तो दूरदर्शन के समाचार में आपका स्वागत है। वैसे ये ज्ञानवर्धक सीरीज हुई थोड़ी, तो माइंड मत करना मेरे इस सवालों को लेके या कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं खुला अपना विचार रख रहा हूँ। किसी भी गैजेट के साथ मैं जा नहीं रहा कि पर्टिकुलर किसी गैजेट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है यार ये चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ लिए मैं आज के दिन का इंतज़ार भी काफ़ी टाइम से करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस वाले वीडियो सेगमेंट में हम हफ्ते भर की जो चीज़ें होती है उनका विमोचन करते हैं, या आखिर उनके बारे में जानते हैं कि क्या चल रहा है या क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Realme के 7 सीरीज को लेके, क्योंकि इस वाली सीरीज में पहले भी मैंने अपने मिक्सअप रिव्यू दिए थे, अपना ओपिनियन दिया था कि मुझे क्यों लगता है कि ये चीज़ें कुछ ज़बरदस्ती की हुई हैं, ज़्यादा की जा रही है, मतलब अपने आप को ओवर हाइप्ड करके बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं यार ये चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिज़ाइन के लिए Realme का एक तो शुक्रगुजार हूँ यार, वो तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने डिज़ाइन तो ठीक ठाक एक से अच्छी ली है, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग घुसाड़ने की ज़रूरत क्या थी 7 Pro में। अगर नॉर्मली अगर ये लॉन्च कर देते 5000 mAh की बैटरी के साथ, अगर 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे देते तो फ़ोन के लिए इनफ है फुल चार्ज करने के लिए। अब हालांकि इतना ज़्यादा तो बिजी कोई नहीं है आजकल कि नहीं हमें 5 मिनट में फ़ोन को फुल चाहिए, तो ज़बरदस्ती की 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग घुसी और इसके बाद उसका वेट कम, बैटरी की कैपेसिटी कम हुई और प्लस प्राइस भी बढ़ गया। हाईलाइटेड पॉइंट इस चीज का कि ये सेकंड जनरेशन कैमरा को फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये सोनी का जो IMX 682 वाला सेंसर है ये पहले ही सैमसंग में आ चुका है, लेकिन इससे भी बेटर सेंसर हमें पोको X2 में मिल रहा है, जो भी इसी प्राइस सेगमेंट में है, मतलब इसी से मिल रहा है। अगर इन दोनों स्मार्टफोन को लूं, Realme 7 और Realme 7 Pro, तो 7 सीरीज 6 सीरीज से ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है। मतलब 6 सीरीज में कुछ अच्छी चीज़ें थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें कम कर दी या कुछ बढ़ा के देने की कोशिश करी गई। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं। अंततः स्कोर अगर दोनों का देख लो, अगर Realme 7 का और Realme 7 Pro का, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो अभी भी आज मेरा अभी भी मिक्सअप रिव्यू है इस चीज़ के लिए कि मैं आखिर किस कैटेगरी को लेके मैं रिकमेंडेड करूं कि नहीं आप ये वाला स्मार्टफोन ले लो, चाहे Realme 7 हो, Realme 7 Pro हो। लेकिन हाँ, कुछ हद तक या कुछ पॉइंट्स तक मैं रिकमेंडेड कर सकता हूं ओवर टू पोको M2 Pro, लेकिन MediaTek का Helio G95 15,000 में रिकमेंडेड करना इससे बेटर है कि 720G को रिकमेंडेड कर दो पोको M2 Pro को। तो ये चीज है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, कैमरे में इन्होंने UIS Max वगैरह चीजें दी स्टेबलाइजेशन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन दी। OIS अगर देते तो अलग बात होती इस चीज के लिए। तो G95 ये 15,000 में है और स्नैपड्रैगन 720G ये 19,000 में है। तो अगर दोनों फोन में जैसे कि Realme 7 Pro में AMOLED पैनल दिया, अगर 7 में भी दे देते, प्राइस थोड़ा सिमिलर रखते थे दोनों का, तो हो सकता था कि रिकमेंडेड कर सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक Realme की तरफ से ये बिग मूव है आगे कुछ चेंजेस करने के लिए। डिज़ाइन में अच्छी कह रहा हूँ दोनों फ़ोन की, लेकिन इन्होंने बिल्ड क्वालिटी जो दी है वो प्लास्टिक की दी है, यानी कि दूसरी चीज़ सिक्योरिटी पर्पज से गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रयोग किया है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा केयर करने वाली बात है। हालांकि मैं भी कहूंगा कि अगर आप चीज़ें बढ़ने जा रहे हो, कि अगर आप खरीदने जा रहे हो Realme 7 सीरीज को, तो भैया स्क्रीन प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस जरूर करा लेना, क्योंकि गिरेगा फोन टूटेगा जरूर, क्योंकि ग्लास उतना ज़्यादा मजबूत नहीं। तो मतलब यूं कहो कि मटेरियल पुराना यूज़ करके फिर कुछ नई चीज़ें देने की, मतलब ज़बरदस्ती देने की या कोशिश करी गई कि यार नहीं हमें फ़ोन लॉन्च करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी मार्च के महीने में इन्होंने 6 सीरीज लॉन्च की थी और आगे अगस्त सितंबर में 7 सीरीज लॉन्च करी थी, तो मतलब 6 महीने का भी ज़्यादा गैप ना हुआ, 6 महीने के ज़्यादा कम चीज़ें हो। तो ये थी मेरी चीज़ें जो मुझे लगी कि हाँ मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ। तो ये कुछ है Realme 7 सीरीज के लिए। मैं भी मिक्सअप है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन दोनों फ़ोन को रिकमेंडेड करूँ आपको कि नहीं आप Realme 7 सीरीज की तरफ मूव कर सकते हो, क्योंकि ना प्रोसेसर इन दोनों में ठीक का प्राइस के हिसाब से, ना कैमरा का तो चलो भले ही सेंसर 682 यूज़ किया गया, जबकि इससे पहले ही हम पोको X2 में वो सेंसर देखने। तो मेगापिक्सल कोई एक बड़ा गेम नहीं है यहाँ पे चीज़ों का कि नहीं हमने मेगापिक्सल को बढ़ा दिया, एक नया गेम चेंजर घोषित कर दिए। 12 मेगापिक्सल में फ़ोटो अच्छी आती हैं और 108 मेगापिक्सल में भी फ़ोटो अच्छी आती है। तो ये चीज़ कुछ लगी।
अब सबसे बड़ा बात करते हैं सैमसंग के M51 के बारे में। ये हाल ही में 10 सितंबर को लॉन्च होगा सैमसंग की तरफ से। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकल के आ गई, बस केवल एक जो प्रोसेसर पे इसकी जो डाउटेबल थी, लास्ट वीक जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था उसमें कि हमने ये था कि इसमें 730 होने वाला, क्योंकि जो गूगल कंसोल में जो लिस्टिंग निकल के सामने आई थी वहाँ 730 शो कर रहा था। जर्मनी में जो लॉन्च हुआ वहाँ पे प्राइसेस की 31,000 थी, लेकिन वहाँ पे प्रोसेसर के साथ गेम खेला गया था कि हाईलाइट कर दिया गया था कि नहीं यार, हम नहीं बताना चाहते कि कौन सा प्रोसेसर। लेकिन अब सैमसंग इसे टीज करना शुरू कर चुका है, क्योंकि इस वाले फोन में 730G का यूज किया जा रहा है। अब डिपेंड करता है इसकी प्राइस, अगर ये 31,000 में आ रहा है तो कोई लेने का फायदा नहीं है। लेकिन अगर ब्रांड को देखते हुए अगर 21-22 में अगर ये फोन लॉन्च कर देते हैं। बाकी एक चीज और इसके मुझे पिछले वाले वीडियो में जो कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं थी, इस वाले फोन में सैमसंग M31s के मतलब के जैसे कुछ फीचर्स इसमें डाले गए हैं, जैसे सिंगल टेक है, इंटेली कैमरा है। हालांकि सेंसर जो अभी भी इसमें क्वेश्चन मार्क बना है, क्योंकि M31s में इन्होंने सोनी का IMX6A2 यूज किया था, लेकिन यहाँ पे या सैमसंग का अपना खुद का सेंसर यूज करे या वैसे ही सोनी वाला यूज कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज है। बाकी बैटरी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, 7000 mAh की बैटरी, ये पतले में घुसेड़ दी है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया। अगर इसकी प्राइस 22,999 23,999 से अगर स्टार्ट होती है 2 स्टोरेज ऑप्शंस के साथ, तो मैं हिसाब से कह सकता हूँ कि हाँ, सैमसंग का एक एब्सोल्युटली एक गेम चेंजर फोन साबित हो सकता है, क्योंकि इसे भी हम रिकमेंडेड कर सकते हैं। हालांकि 730G पोको X2 में अंडर 20 की अवेलेबल है, लेकिन सैमसंग एक ब्रांड वैल्यू है तो वो चीज होती है। अब देखते हैं इसकी प्राइस क्या निकल के सामने आती है। अब बात करते हैं पोको की तरफ से, यानी पोको का M2 फोन लॉन्च होने वाला है। हालांकि ये अभी 2 दिन पहले से पोको की तरफ से टीज करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है इस बार शायद हो सकता है पोको वाले रिब्रांड ना कर रहे हैं। मैं पोको ग्लोबल की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल में तो पोको X3 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में पोको का M2 आ रहा है। ये 7 तारीख को लॉन्च होगा इंडिया में, 7 नहीं 8 तारीख को, 8 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होगा। और पोको की तरफ से ये टीज किया जा रहा है, इसमें 10,000 के अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि शायद हो सकता है कि रेडमी का एक फोन जो अभी बचा हुआ है वो शायद रिब्रांड करके लगा दें। तो 6GB की रैम होगी, ये तो कंफर्म है। बाकी फुल HD प्लस की डिस्प्ले होगी, ये भी कंफर्म है। प्रोसेसर की तरफ से अभी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि आप मीडियाटेक का प्रोसेसर है या फिर स्नैपड्रैगन का है, तो ये चीज अभी पोको की तरफ से। लेकिन हाँ, प्राइस 10 से 12,000 के बीच में इस वाले फोन की हो सकती है, क्योंकि पोको M2 Pro 14,000 में गया है, यानी 15,000 के आसपास। तो इस वाले फोन की प्राइस 10 से 12,000 के बीच में आ सकती है। देखते हैं पोको की तरफ से क्या नया गेम होता है। हालांकि पोको वालों के अंदर जिगरा है, क्योंकि उन्होंने मन्नू कुमार को ट्वीट करके बोल दिया। हालांकि पोको, Xiaomi, रेडमी दोनों आपस में भाई बहन है, लेकिन फिर भी कहते ना कि जब टारगेट करना हो तो अपने ही ब्रांड को टारगेट कर दो कि नई चीजें हम कुछ ये चीज हैं, हम भी अभी मार्केट में है, हमारा भी चीजें देखो जलवा। तो ये पोको की तरफ से। हालांकि एक इंटरव्यू में दिया था मन्नू कुमार जैन ने, जो ज्ञान थेरेपी चैनल वाले में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी। उन्होंने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें डिस्क्लेमर कर दी, लेकिन ये नहीं बताई थी कि हम फ्रेश फ़ोन ला रहे हैं या फिर किसी फ़ोन को रिब्रांड कर रहे हैं। देखते हैं पोको क्या गुल खिलाता है इंडिया में, आखिर किस प्राइस के साथ, और क्या अदर स्पेसिफिकेशंस होते हैं इस वाले फ़ोन में। ये तो अब आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि ब्रांड से इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, वह ट्वीट करना या टीज करना शुरू कर देते हैं। अब बात करेंगे OnePlus के अपकमिंग स्मार्टफोन को OnePlus 8T के बारे में। हालांकि एंड्रॉयड सेंट्रल की तरफ से इस वाले फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस बाहर निकल आएंगे, सेम टू सेम वैसे ही जैसे OnePlus के 8 में थे, बस थोड़ा बहुत मेजर चेंजेस किए गए। मतलब एक कैमरा इसमें जबरदस्ती का घुसेड़ दिया गया है, और बाकी प्रोसेसर को इंप्रूवमेंट कर दिया। मतलब पिछले वाले जो OnePlus 8 में 865 था, यहाँ पे 865 प्लस वाला प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा 48 मेगापिक्सल का इसमें आपको प्राइमरी सेंसर होगा सोनी के साथ, और 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर होगी, वो भी सोनी के साथ। 5 मेगापिक्सल को शिफ्ट कर दिया अल्ट्रा वाइड सेंटर में, और 2 मेगापिक्सल के इसमें आपको माइक्रो सेंसर घुसाड़ दिया है। सेल्फी आपको पंचोल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 16 या 20 के आसपास चीज़ें हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है। बाकी 4500 mAh की बैटरी और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी। डिस्प्ले 6.5 इंच की AMOLED पैनल होगा, लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है कि QHD होगा या FHD होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आएगा। मतलब अडेप्टिव होगा कि आप 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज अपने हिसाब से एप्लीकेशन यूज करेगा। जैसे सैमसंग अडेप्टिव रिफ्रेश हर्ट यूज करता है, तो सेम ये भी वैसे हो सकता है। इसकी लॉन्च डेट भी निकल के आ गई, 27 सितंबर को इंडिया में क्या ग्लोबली लॉन्च होगा। इंडिया में को तो पता नहीं, लेकिन ग्लोबली 27 सितंबर को ये लॉन्च होगा।
अब कंपनी की तरफ से वैसे अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, या तो फिर कंपनी की तरफ से टीज करना भी नहीं शुरू हो चुका, जैसे वन प्लस नॉट को वन प्लस ने टीज करना शुरू कर दिया था 2 महीने पहले से, तो वैसे फिलहाल अभी वन प्लस 7T की तरफ से कोई चीज़ें नहीं सामने आ रही वन प्लस की कि नहीं यार हम टीज करना शुरू कर दिए हैं, तो ये चीज़ कुछ चलना चाहिए। देखते हैं 27 तारीख क्या वाकई सच है या फिर कुछ और चीज़ें निकल के सामने आती है वन प्लस की तरफ से, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो इस वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। बाकी अगर इस वीडियो से आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम में क्या हर जगह मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।